हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर के इस क्रम में आज हम लोग जैसे कि कल रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का हमने लेक्चर आपको दिया था। आज जो है रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बीच में डिफरेंस को समझना है फ्रेम के आधार पर। दोनों में फ्रेम किस तरीके के होते हैं, दोनों में शिक्षण पद का स्वरूप क्या होता है, दोनों में अनुक्रिया का स्वरूप क्या होता है, फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब प्रॉपर्टीज के आधार पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में डिफरेंस समझने का कार्य हम लोग करेंगे फ्रेम के आधार पर। एक चीज इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि जो फ्रेम है उनका स्वरूप कैसा रहेगा, एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से कैसे जुड़ा रहेगा, छात्र फ्रेम पर प्रतिक्रिया कैसे देगा, उसे फीडबैक कैसे मिलेगा और उसके बाद उसमें पुनर्वलन कैसे मिलेगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को इस वीडियो में दो इमेज मिलेंगी जिसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के फ्रेम का स्वरूप आपको दिखेगा, दूसरे में आपको शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के फ्रेम का स्वरूप दिखेगा, चित्र बना रहेगा उसमें। एक दो इमेज इसमें शुरू में आपको मिलेगी। उसके बाद आपको कॉपी पे दोनों के फ्रेम का तुलनात्मक अध्ययन करके बताया जाएगा उसमें। तो सबसे पहले आपको दोनों इमेज को देखना है जो शुरू में अपलोड रहेगी, और जब जब जरूरत पड़े फ्रेम को समझने की तब आप वीडियो को पीछे करके वो इमेज जो प्रिंटेड है उसको उन फ्रेम की दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और उसके बाद जो कॉपी पे रिटन मटेरियल है उसको समझाया गया है उसको उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के ऑनलाइन क्लास के इस क्रम में जैसा कि कल की लेक्चर में मैंने रेखीय और शाखीय का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, अब इसमें थोड़ा सा अगर डीप में जाके और इनके रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को अगर समझना है तो उसके लिए एक सिंपल सा मैंने एक आउटलाइन बनाया है जिसको इस पेज के आधार पे हम सभी लोग समझेंगे कि रेखीय और शाखीय में पद किस प्रकार के होते हैं और बच्चे उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और इन दोनों का नेचर क्या है। तो सबसे पहले रेखीय की बात करेंगे। यहाँ पर हम दोनों विधियों में पदों के आधार पर अंतर भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब वीडियो की क्वालिटी अगर पेज के अक्षर छोटे दिख रहे हों तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो 360 पिक्सल पे सही से दिखेगा। चलिए बात करते हैं इस पे। सामान्य तौर पर क्या होता है कि प्रोग्राम्ड लर्निंग में मैंने बताया था कि पद छोटे होते हैं, स्वगति से सीखा जाता है, स्वमूल्यांकन किया जाता है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। लीनियर का स्वरूप या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का स्वरूप दूसरा होता है, शाखीय का थोड़ा दूसरा होता है। लीनियर में स्टेप बाय स्टेप एक निश्चित पथ का हर स्टूडेंट को पालन करना होता है, लेकिन शाखीय में इस प्रकार की बंदिश नहीं होती है ना। तो सबसे पहले हम संरचना की बात करते हैं। रेखीय में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की फ्रेम की संरचना कैसी होती है। फ्रेम की संरचना के अंतर्गत इन तीनों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा: उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्वलन। उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्वलन। उद्दीपक जो होता है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को समझाया था कि उद्दीपक वह है जो उद्दीप्त करे, स्टिमुलस वह है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए स्टिमुलेट करे। तो यहाँ पे उद्दीपक क्या है रेखीय में? पाठ्य वस्तु है। जो फ्रेम है, जो एक बार में बच्चा किसी भी सामग्री को पढ़ता है, तो यहाँ पे उद्दीपक जो है वह फ्रेम है, पाठ्य वस्तु है जो पढ़ने के लिए बच्चे को दी जाती है। अब चूंकि यह स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर क्यों कह रहे हैं इसको? इसलिए कह रहे हैं
कि इसके ऊपर अनुक्रिया निर्भर है, अनुक्रिया आश्रित है, यह स्वतंत्र है। जो पाठ्य वस्तु है उसको पढ़ना है तो उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, लेकिन इस पर अनुक्रिया आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित चर कहेंगे। जो अनुक्रिया है वो दीपक क्या है, पाठ्य वस्तु है। पाठ्य वस्तु को पढ़ने के बाद आप अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक पर अपेक्षित अनुक्रिया है। अपेक्षित अनुक्रिया का मतलब डिजायरेबल रिस्पॉन्स। जैसे 2 लाइन के फ्रेम को पढ़ने के बाद एक शिक्षक यह उम्मीद करता है कि छात्र यह उत्तर देगा, जो उसका सही उत्तर है उसकी एक डिजायर होती है, एक उम्मीद होती है शिक्षक को, इसलिए इसको अपेक्षित अनुक्रिया डिजायरेबल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो डिजायरेबल रिस्पॉन्स प्राप्त करने की इच्छा उस फ्रेम पर शिक्षक की होती है कि छात्र डिजायरेबल रिस्पॉन्स करेगा, और पाठ्य वस्तु पर निर्भर होती है अनुक्रिया। जैसे प्रश्न पर निर्भर होता है उत्तर, उसी तरीके से उद्दीपक पर निर्भर है अनुक्रिया। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यह प्रश्न है, और नरेंद्र मोदी इसका उत्तर है। तो नरेंद्र मोदी जो उत्तर है वह किस पर निर्भर है, उद्दीपक पर निर्भर है। तो यह स्वतंत्र चर हो गया या आश्रित चर हो गया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जब यह उत्तर दे दिया जाता है तो सही होता है तो उसका पुष्टिकरण हो जाता है। सही होता है तो उसका पुष्टिकरण होता है, गलत होता है तो उसका पुष्टिकरण नहीं होता है। इसको हम यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, रेखीय में जो पहला पद होगा, रेखी में मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटे छोटे बहुत सारे पद होते हैं जो एक निश्चित क्रम में बने होते हैं। पहला पद दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पहला पद क्या है रेखी में। रेखी में 2-3 लाइन का मान लीजिए पहला पद दिया है, उस पद को पहले विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को पढ़ना है। उस पद को सबसे पहले विद्यार्थी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद वह उसमें जो खाली स्थान होगा, मान लीजिए एक लाइन लिखी हुई है पूरी, उसके बाद डॉट 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 बना हुआ है, उस खाली स्थान को भरना है। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद बच्चे ने अगर अध्ययन किया है तो उस खाली स्थान को आराम से वो पकड़ के भर लेगा कि इसमें कौन सा उत्तर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साखी में आंतरिक विकल्प होते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद 1, 2, 3, 4 या 3 विकल्प दिए हुए होते हैं, उसमें आंतरिक विकल्प होते थे। इसलिए मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि उसे आंतरिक प्रोग्राम लर्निंग भी या इंस्ट्रिंसिक प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें लाइन में ही खाली स्थान दिया हुआ है इसलिए इसको बाह्य कहते हैं, बाह्य प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस खाली स्थान को भरने के लिए जो भी उत्तर छात्र के मन में आएगा, या तो उसको मन में रखेगा या उसको लिख के रख देगा। तो उसके उत्तर को मान लिए लिख दिया नरेंद्र मोदी उसने लिख दिया उत्तर को। अब उस उत्तर को वह दूसरे फ्रेम पे जब जाएगा तो वहाँ पे पहले फ्रेम की अनुक्रिया उसको मिलेगी, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ उसको मिलेगा। तो अगर उसने नरेंद्र मोदी लिखा है तो अनुक्रिया के साथ इसको टैली करेगा और देखेगा कि ये दोनों सच हैं, मतलब उत्तर सही निकल गया। उत्तर सही निकल गया तो उसको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे चले आइए, पुनर्बलन प्राप्त होगा। उसको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मैंने जो उत्तर दिया वह पुष्ट हुआ, वह सही हुआ, वही उसका पुनर्बलन होगा और वह नेक्स्ट फ्रेम में बढ़ जाएगा, अर्थात दूसरे पद में। अब मान लीजिए कि उसने जो उत्तर लिखा था या मन में आया था, उसने किसी पेज पे ऐसे नोट कर दिया था क्योंकि उसको टैली करना था अगले पद के साथ। मान लीजिए वह उत्तर गलत हो जाता है। तो जब वह उत्तर गलत हो जाएगा तो उसको उस उत्तर, जैसे यहाँ पे सही, यह उत्तर गलत हो गया, उसने किसी और का नाम लिख दिया, तो यहाँ पे जाएगा तो उसको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सही उत्तर प्राप्त होने के बाद उसको यह पुष्ट हो जाएगा कि मेरा उत्तर गलत है, और यह उत्तर को इस पद के खाली स्थान में भर के जब वह पढ़ेगा तो उसको नया ज्ञान होगा। अगर उसको सही ज्ञान होता तो आराम से उत्तर कर लेता, मतलब उसको ज्ञात नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। और यहाँ पे इस खाली स्थान पे इस रिस्पॉन्स को, जो सही उत्तर है, उसको फिल करेगा तो यह नया ज्ञान सीख लेगा
यहाँ पर उसकी लर्निंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अनुक्रिया है, यह अनुक्रिया दूसरे पद को पढ़ने के लिए उसको उकसाएगी, इसीलिए इसको कहेंगे कि पहले पद की अनुक्रिया दूसरे पद के लिए उद्दीपन का कार्य कर रही है। वह अनुक्रिया जो है वह आगे के फ्रेम को पढ़ने के लिए उसको उकसाएगी और यह उद्दीपन का काम करेगा दूसरा फ्रेम पढ़ने के लिए। फिर बच्चा क्या करेगा, दूसरे फ्रेम को फिर पढ़ेगा। इसमें ऐसा होता है कि जो भी पाठ्य वस्तु होती है वह बढ़ते क्रम में कठिनाई स्तर में बढ़ती जाती है और कठिनाई स्तर में बढ़ने के साथ साथ पहले पद का जो कॉन्सेप्ट होता है वह दूसरे पद से तार्किक रूप से व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो दूसरे पद को क्या करेगा बच्चा, फिर पढ़ेगा। दूसरे पद को पढ़ेगा, फिर उत्तर को क्या करेगा, या तो मन में रखेगा या लिख के रख देगा, क्योंकि उसको तीसरे पद के साथ टैग करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर उत्तर यहाँ पे फिर उसका सही होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में साहचर्य बन जाएगा। जो प्रश्न है उसके साथ उसको एसोसिएट कर देगा, जोड़ देगा, उसके साथ उसको जोड़ देगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश डॉट डॉट करके दे दिया जाएगा कि इस तिथि को प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तिथि को बने थे तो वह जो है फ्रेम को पढ़ने के बाद वो जो खाली स्थान है वहाँ पर अगर वह तिथि उसको पता है और तिथि उसने लिख दिया तो उस मैटर के साथ उत्तर का साहचर्य बन जाएगा, एसोसिएशन बन जाएगा। इसे उद्दीपक अनुक्रिया में एसोसिएशन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ESR का सिद्धांत, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। और अगर गलत पढ़ हो जाता है तो गलत होने के बाद उसे अगले फ्रेम में तीसरे पद में सही उत्तर मिलेगा और तीसरे उत्तर से वह ज्ञान प्राप्त करेगा कि सही तिथि नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने में सही तिथि कौन सी है। तो वह उसको वहाँ पर सही तिथि लिख देगा और जान जाएगा और उसको यहाँ पे फिर नया ज्ञान होगा। और अगर उसको पहले से पता है तो मैंने आपको बताया कि उसे पुनर्बलन मिलेगा और उसका उत्तर पुष्ट हो जाएगा कि हाँ, जो मुझे पता है वह सही उत्तर है। यह क्रम चलता रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात जो है कि जो पहले पद की अनुक्रिया है वह दूसरे पद के लिए उद्दीपक का काम कर रही है, दूसरे पद की जो अनुक्रिया है वह तीसरे पद के लिए उद्दीपक का काम कर रही है। और यह जितने भी पद हैं चूंकि तार्किक रूप से क्रमबद्ध हैं तो वह लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेखीय को फिर से अगर हम लोग कंक्लूड करें तो क्या होगा, कंक्लूड करेंगे तो यही होगा कि रेखीय में फ्रेम बहुत सारे होते हैं। एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से तार्किक क्रम में जुड़ा होता है। तार्किक क्रम में जुड़े होने का मतलब यह है कि जो मैटर पहले फ्रेम में है और जो उत्तर पहले फ्रेम का है, पहले फ्रेम की अनुक्रिया के बाद ही दूसरे फ्रेम का मैटर शुरू होगा और सेम विषय वस्तु से संबंधित होगा। पहली अनुक्रिया दूसरे के लिए उद्दीपन, दूसरे फ्रेम के लिए उद्दीपन का काम करेगी। दूसरे फ्रेम की अनुक्रिया तीसरे फ्रेम के लिए उद्दीपन का काम करेगी और यह क्रम लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर जो मेन बात है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो यहाँ पे एक शब्द लिखा है कोवर्ट रिस्पॉन्स। कोवर्ट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? एक ओवर्ट रिस्पॉन्स होता है, कोवर्ट रिस्पॉन्स होता है। कोवर्ट रिस्पॉन्स का मतलब बाह्य से है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो रेखी और साखी में एक अंतर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो साखी में तो 1 2 3 4 विकल्प रखा है। क्वेश्चन में जो फ्रेम है, फ्रेम पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है तो यह चूंकि इसके अंदर इस मैटर से रिलेटेड विकल्प होते हैं, यह चूंकि इसके अंदर है इसलिए इसको आंतरिक से जोड़ के देखा जाता है, यह आंतरिक है। लेकिन यह जो है यह कोवर्ट है, यह बाह्य है। बाह्य क्यों है? इसमें कोई लाइन होती है और कोई प्रश्न होता है, इसमें ही डॉट डॉट करके उत्तर देना होता है, यह खुद से देना होता है।
अब हम लोग धीरे से साखी पर आते हैं। साखी को हम लोग समझते हैं, साखी फ्रेम किस प्रकार से होते हैं। साखी के बारे में फ्रेम पर जाने के पहले 2-3 बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि साखी में गलत अनुक्रिया अधिगम में बाधक नहीं है, बल्कि अध्ययन हेतु निर्देश मिलता है। कल के भी वीडियो में मैंने आप लोगों को इसमें थोड़ा सा बताया था। इसमें यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कोई फ्रेम है, मान लीजिए यह फ्रेम है, इस फ्रेम को पढ़ने के बाद कोई प्रश्न है, उसके 1 2 3 4 उत्तर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे उत्तर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इस क्वेश्चन का उत्तर यह सही है। मान लीजिए दूसरा सही है, तो सही होने के बाद यहाँ पर यह मुख्य पृष्ठ है। कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे त्रुटि पृष्ठ लिखा रहेगा। पृष्ठ मतलब पेज। 2 के सामने मान लीजिए लिखा है 3, तो 3 पेज पे आपको देखना पड़ेगा। अगर उत्तर 2 सही है तो 3 पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीडबैक लिखा रहेगा कि आपका उत्तर सही है, आपका उत्तर सही है। तो उसके बाद आपको फीडबैक मिल जाएगा, आपको पुनर्बलन मिल जाएगा, रेनफोर्समेंट मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपने उत्तर 1 को सही किया। 1 को सही करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए लिखा रहेगा पेज 8। अब चूंकि यह गलत है, लेकिन इसका पता आपको त्रुटि पृष्ठ पर जाने के बाद ही मिलेगा कि यह क्या है। यहाँ से जब आप 8 पे जाएंगे तो 8 पेज पे क्या लिखा रहेगा कि आपका उत्तर गलत है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लिखने के बाद यहाँ फ्रेम पढ़ने के बाद उत्तर उसका आप नहीं दे पाते हैं तो अगले पृष्ठ पे जाते हैं। तो अगर आपने किसी दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी जी की जगह लिख दिया है या बता दिया है, टिक कर दिया है, तो जब आप पीछे के पृष्ठ पे जाएंगे तो वहाँ पे उस व्यक्ति जो विकल्प आपने लिया है, जैसे पहले विकल्प में राजनाथ सिंह का नाम है, तो राजनाथ सिंह अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं है तो राजनाथ सिंह क्या है यह आपको त्रुटि पृष्ठ पर जाने पर पता चलेगा। उत्तर का नॉलेज आपको नहीं होगा। इसीलिए इसमें एक बात आपने देखा है कि परीक्षण नहीं होता, निदान मिलता है, उपचार मिलता है। इसलिए इसमें उपचारात्मक लर्निंग की बात की जाती है कि इसमें डायग्नोस्टिक लर्निंग होती है। बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आई होती है, उसको पता नहीं चला होता है, वह क्या करता है, अगले पृष्ठ में जाके नया ज्ञान सीखता है। यहाँ पर भी देखिए गलत अनुक्रिया तो वो किया, लेकिन इससे अधिगम में बाधा नहीं हो रही है। वह अधिगम में एक नए ज्ञान को सीखा, एक नए व्यक्ति के बारे में जाना। जैसे राजनाथ सिंह जी के बारे में जानेगा कि वह भारत के रक्षा मंत्री हैं, न कि प्रधानमंत्री। तो राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्री जुड़ गया, फिर वो लौट के आएगा। उसके बाद मान लीजिए वो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करता है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको अमित शाह लिखा है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह लिखा है, तो यह भी उत्तर गलत है। तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 12 पृष्ठ लिखा है, बच्चा 12 पृष्ठ पे जाएगा, वहाँ पे उसको देखने को मिलेगा कि आपका उत्तर गलत है। भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह जी नहीं हैं, यह भारत के गृह मंत्री हैं। यहाँ फिर नया ज्ञान बच्चा प्राप्त करेगा, फिर लौट के आएगा, चौथे विकल्प को मान लीजिए सॉल्व करता है, फिर त्रुटि पृष्ठ पे जाएगा, नया ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर उसने डायरेक्ट एक प्रश्न का उत्तर सेकंड दे दिया तो उसे अगले पृष्ठ में जाके पुष्टि मिल जाती है और उसके बाद वह अगले विकल्प में बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि उसे निदान मिलता रहता है बार बार। जब तक एक प्रश्न वो सही नहीं कर लेता तब तक उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता इसमें यह होती है, साखीय में चूंकि शाखाएं हुए, इसमें शाखाएं बनी हुई हैं, अतः इसमें स्वतंत्रता यह होती है कि आप शुरुआत किसी भी प्रश्न से कर सकते हैं, जो आपको सही लगे किसी भी प्रश्न से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से शुरुआत करने से आप में स्वतंत्रता होती है। और तार्किक क्रम में जो व्यवस्थित होने का मैटर रेखीय में था कि दूसरे वाले का जो फ्रेम है वो पहले फ्रेम की अनुक्रिया से दूसरे फ्रेम उद्दीपन बन रहा है, इसलिए दूसरा फ्रेम जुड़ा हुआ है। यह स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर स्वतंत्रता होती है बच्चे को क्वेश्चन चुनने के लिए, और उसको चुनने के बाद वह आराम से उसका उत्तर देता है। और बार बार उत्तर अगर गलत करता है तो त्रुटि पृष्ठ पे जाके उसको सही उत्तर प्राप्त करता है, और सही उत्तर निदान प्राप्त करता है, निदान पर आके दूसरा उत्तर देता है। अगर गलत होता है तो फिर उसको निदान मिलता है। इस तरीके से एक प्रश्न से वह 4 विकल्पों से रिलेटेड 3 विकल्पों के नया ज्ञान को प्राप्त करता है और लास्ट में उसको
अगर उस अंतिम विकल्प बचता है उसको सही करता है तो लास्ट में जाके उसको पता चलता है कि यह उत्तर सही है। इस प्रकार से अगर बच्चा पहले ही रिस्पॉन्स में सही उत्तर दे देता है तो अगले फ्रेम में शाखा के पहुंच जाता है, अगर गलत उत्तर देता रहता है तो उसको निदान मिलता रहता है। और जैसा कि यहाँ है कि इसमें गलत अनुक्रिया अधिगम में बाधक नहीं है, उसे अध्ययन हेतु दिशा निर्देश मिलता है। दिशा निर्देश इस प्रकार से मिला कि 3 नए लोगों के बारे में बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया, 3 लोगों के बारे में बच्चे ने सीखा। तो फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है इसमें तार्किक क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं। किस प्रकार से पहला फ्रेम दूसरे से दूसरा तीसरे से जुड़ा है, किस प्रकार पहला फ्रेम की अनुक्रिया दूसरे के लिए उद्दीपक का काम कर रही है, और किस प्रकार से यहाँ पर स्वतंत्र चर और आश्रित चर एक दूसरे से रिलेटेड है और उसके बाद पुष्टिकरण होता है। यह सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे आसान भाषा में समझी हैं और इसमें जितनी बातें बताई गई हैं इसको ठीक से समझ के फ्रेम किस प्रकार से बनता है, किससे आगे बढ़ता है, आराम से समझा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है जिसको अभी हम नहीं बता पाए हैं। इसमें भी साखी में भी जो स्ट्रक्चर होता है 3 तरीके का होता है, शिक्षण, अनुक्रिया, निदान। शिक्षण किसको कहते हैं? शिक्षण कहते हैं पाठ्य सामग्री का अध्ययन। शिक्षण में पाठ्य सामग्री जो फ्रेम होती है मैंने आपको बताया था, पाठ्य सामग्री का शिक्षण में अध्ययन किया जाएगा। अनुक्रिया में विकल्प होते हैं, आंतरिक विकल्प दिए हुए होते हैं और उसके बाद अगर वो गलत करता है तो उसको कमजोरी का पता चलता है कि मैंने गलत किया है और उसको निदानात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है पीछे। उसके बाद बार बार उसको विकल्प को वह अपना देखता है। तो इस प्रकार से कल के वीडियो में एक सैद्धांतिक लेक्चर था, उसमें एक आउटलाइन बताई गई थी आप लोगों को और तीनों को, प्रोग्राम लर्निंग को, रेखीय को और साखी को मिक्स करके एक आउटलाइन, एक इंट्रोडक्शन टाइप का, एक प्रस्तावना टाइप का बताया गया था। कौन चीज़ क्या है, किस प्रकार से चलती है। आज आप लोगों को जो फ्रेम बताया गया है यह BA सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से बहुत सही है। इसको आप लोग देख सकते हैं और आराम से समझ के अपने उत्तर को और स्ट्रॉन्ग बना के और अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं।